आ जाओ. Hind Liver Company is considering a new product line to supplement its range of products. It is anticipated that the new product line will involve cash investment of rupees. कितना लिखा हुआ है 7 lakhs. तो 7 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहेगा एंड टाइम जीरो में इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपीज इन ईयर 1. इसका मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ है क्या? नहीं है, 2 इंस्टॉलमेंट में 2 किश्तियों में इन्वेस्टमेंट है आपका. ठीक है, समझ रहे बात को? आगे लिखा है आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो ऑफ ₹2,50,000 इज आर एक्सपेक्टेड इन ईयर 2, ₹3 lakh इन ईयर 3 एंड ₹3,50,000 इन ईयर 4. एंड एक और है ना 4 lakh थ्रू, मतलब ईच ईयर देयर आफ्टर थ्रू 10 ईयर 10. मतलब क्या? फोर्थ ईयर नहीं, 5th ईयर से 10th ईयर तक every year 4 lakh. Although the product line might be viable after year 10, but company prefers to be conservative and end all its calculation at that time. अपने लिए relevant sentence नहीं है, but आपको समझा देता हूँ क्या बोल रहा है वो. 10 सालों बाद भी बिजनेस चल सकता है, बट हम लोग कंजर्वेटिवली 10 सालों तक ही कंसिडर करेंगे. If required rate of return is 15%, compute the NPV of the project. Is it acceptable? अब मुझे बताइए कैश फ्लो कैलकुलेट करना है या दिया है? दिया है, क्लियरली बोला है आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो. प्रॉफिट बोला है क्या? क्या बोला है? आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो. तो इसका मतलब ये आपके पास रेडीमेड दे रखा है, आपको कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लोज करने की जरूरत नहीं है. अब जब एनपीवी निकालोगे तो ईयर 0 ईयर 1 आउटफ्लो आएगा, 2 3 4 अलग अलग आएगा, 5 से लेकर 10 ईयर एक साथ दिखेगा और आपका एनपीवी आएगा. 15% डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेगा. कैलकुलेट किया क्या आपने? सेम तरीके से आएगा क्या? देखा क्या आपने सबने? तो जैसे अपन ने बोला ईयर 0 ईयर 1 आउटफ्लो 2 3 4 का इनफ्लो और 5 से 10th ईयर का इनफ्लो. तो ये जो मैंने 2.163 लिया है ये क्या है? PVAF है ये. और ये सब फैक्टर्स जो ले रखे ये PVF फैक्टर है. और ये 0 ईयर है तो इसका फैक्टर 1 रहेगा. बट 1 ईयर का फैक्टर 0 नहीं रहता, आउटफ्लो रहेगा तो. आउटफ्लो रहेगा तो 1 ईयर का फैक्टर 0 नहीं लेते, याद रखिए. बराबर. आपका एनपीवी करेक्ट आया? एनपीवी में कोई डाउट? परफेक्टली अंडरस्टूड. उसके बाद क्या पूछा? हाँ, राउंड ऑफ डिफरेंस रहेगा तो मत भूलिए. ये पीवीएफ गलत है क्या? कैलसी लो सब लोग, कैलसी लो. मैं बोलता हूं आपको, हाँ हाँ मैं बताता हूं आपको. कैलसी लो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू 4 बार प्रेस करो. अब 5वीं बार इज इक्वल टू एम प्लस. 6th ईयर ऑल्सो इज इक्वल टू एम प्लस. 6th के बाद 7th ऑल्सो इज इक्वल टू एम प्लस. 8th ऑल्सो इज इक्वल टू एम प्लस. 9th ऑल्सो इज इक्वल टू एम प्लस. 10th ऑल्सो इज इक्वल टू एम प्लस. अब एमआरसी दबाओ 2.1637 है. हाँ तो ठीक है ना, तो 3 4 लो या 3, कोई बात नहीं. 2.1637 है ना, कोई बात नहीं. आप 6 4 ले लो इधर, कोई बात नहीं. तो उससे जो डिफरेंस आया वो आया. इज दैट क्लियर? उसको ही राउंड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं. तो डोंट वरी, ये आईसीआई ने दिए हुए सॉल्यूशन से अपन अपने राउंड ऑफ प्रॉपरली करेंगे. आप लोगों को राउंड ऑफ आता? सेकेंड पार्ट में बोला है एनालाइज व्हाट वुड बी द केस इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. कुछ नहीं करना, आपको कैश फ्लो वैसे ही रखना है. 10%, 15 की जगह 10% से डिस्काउंटिंग करना है. एनी डाउट? कैलकुलेट दी आईआरआर बोल रहे वो लोग. क्या 15 पे नेगेटिव था? यस. क्या 10 पे पॉजिटिव था? यस. तो ये लोग अपने को हेल्प करके बोल रहे भाई यार 10 और 15 के बीच आईआरआर है. स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस माइनस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट. स्टार्ट रेट क्या? 10. एंड रेट क्या? 15. सरप्लस क्या? 10% का एनपीवी. सर डेफिसिट क्या? 15% वाला ये एनपीवी. क्या 15 पे ये एनपीवी है और 10 पे ये है? तो कैन आई से दिस इज सरप्लस, दिस इज डेफिसिट. कैन आई कॉल दिस एज स्टार्ट रेट एंड 15% एज एंड रेट. एनी डाउट? तो इससे मेरा आईआरआर भी आ जाएगा. मेरा आईआरआर आता है 13.40.
4140, इट्स ओके, रो मत डिफरेंसेस के लिए। मैंने बोला ना इनको नहीं आता है, आपको आता है ना, तो प्लीज रो मत, करेक्ट आंसर है आपका, डोंट वरी। लास्ट में बोला आपको कंप्यूट प्रोजेक्ट्स पे बैक पीरियड, पे बैक बोला या डिस्काउंटेड पे बैक बोला, पे बैक बोला, ठीक है। तो पे बैक आता है आपको निकालने, ईयर निकालने का, कैश फ्लो निकालने का, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो करने का। कितना इन्वेस्टमेंट ढूंढोगे आप, 7 लाख या 17 लाख? 17 लाख ऑफ कोर्स, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना, समझा। तो हमारा 17 पूरा लैक्स कब रिकवर हो रहा है वो देखना पड़ेगा अपने को। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपका 2,50,000 लो कैलसी, प्लस 3 लैक्स, 5,50,000 हुआ, प्लस 3,50,000 करो, 9 लाख हुआ, प्लस 4 लाख करो, 13 लाख, प्लस 4 लाख करो, 17 लैक्स डॉट, 6th ईयर में आ रहा है। तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 6 years। वो लोग कैसे सॉल्व करते देखो, इन्होंने कैसे सॉल्व किया, ये 17 लाख और इसमें ये ऐड करते गए और इज इक्वल टू 0 बोला, और इसलिए हमारा पे बैक पीरियड कैसे समझा भाई इनको कि एग्जैक्ट उसी ईयर में आने वाला था। अगर 2 साल के बीच आता तो ये लोग अटक जाते बीच में। तो इनका होशियारी क्या है मालूम है क्या, इनको आंसर मालूम रहता है इसलिए ऐसा सॉल्व करते हैं, ताकि आपको कंफ्यूज हो और आप कंसेप्ट भूल जाओ, और इनका जो एक एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको फेल करना है वो अचीव हो जाए। तो ये आपको कंफ्यूज करते हैं पहले ऐसे सॉल्व करके। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम स्टाइल में सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वही वो चाहते नहीं। आपको आता है मगर सॉल्व करने प्रॉपरली। ईयर कैश फ्लो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो से सॉल्व होगा वो। एनी डाउट्स, बोलिए कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 2 में? तो क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम ही चिल्टू सा क्वेश्चन था, अच्छे से आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा हर्ट करे बट इजी है एकदम। Elite Cooker Company is evaluating 3 investment situation: produce a new line of aluminum skillets, expand its existing cooker line to include several new sizes, and develop a new higher quality line of cookers. If only the project in question is undertaken, the expected present values and the amount of investments required are as follows. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और ये इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों अगर दोनों को माइनस करेंगे तो एनपीवी आएगा ना। फर्स्ट केस का एनपीवी 90,000, सेकेंड केस का 70,000 और लास्ट केस का 1,30,000। इज दिस क्लियर? क्या आ गया ये एनपीवी? सर कैसे लाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, समझे। अब ये बोल रहे हैं इफ प्रोजेक्ट 1 and 2 आर जॉइंटली अंडरटेकन, मतलब 1 and 2 जॉइंटली अंडरटेकन मतलब दोनों भी आपने एक साथ अंडरटेक किए, देयर विल बी नो इकोनॉमीज, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट पे फायदा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड द प्रेजेंट वैल्यू विल बी सिंपली द सम ऑफ द पार्ट्स। मतलब समझो इस सेंटेंस का, ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 3,15,000, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो रहेगा 3,75,000 था क्या, 4,75,000, 4,75,000। मतलब इंडिविजुअल अमाउंट्स का टोटल आपका आंसर रहेगा, कोई अलग बेनिफिट नहीं मिलेगा। आर यू क्लियर? सही समझा? नाउ ये किसके बारे में चल रही थी बात, 1 and 2 के बारे में बात चल रही थी, बट ऐसा 1 and 3 के लिए नहीं है, 2 and 3 के लिए नहीं है। इन्होंने आगे क्या बोला पढ़िए एक बार, ये लोग आगे बोल रहे हैं इफ 1 and 3 is taken, economies is possible in investment because one of the machine acquired can be used for both the production process। तो उससे मशीनरी में फायदा होगा, मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। आपका इन्वेस्टमेंट अदरवाइज 1 और 3 में लगना चाहिए था 2,70,000 प्लस 2 लाख मतलब 4,70,000, बट ये लोग बोल रहे कितना लगने वाला है, 4,40,000 ही लगेगा। कब, 1 and 3 के वक्त। आर यू क्लियर? अब ये लोग बोल रहे हैं इफ 2 and 3 are undertaken,
देयर आर इकोनॉमीज टू बी अचीव्ड इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज्यादा होगा क्योंकि उसमें बेनिफिट होगा, मगर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड मतलब आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। तो 2 एंड 3 का टोटल कितना होता है? 2 3 3,85,000। इसमें कोई फायदा है क्या? नहीं है। मगर 185 प्लस 4 कितना होता है? 585 होता है। बट ये लोग बोल रहे 585 नहीं मिलेगा तुमको, 620 मिलेगा। क्या मिला फायदा? यस। जेपा क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। इफ ऑल द 3 प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली, इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड। मतलब जो फायदे आपको बताए वो सब भी अवेलेबल रहेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तीनों लेंगे हम लोग प्रोजेक्ट्स, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट के एंगल से 1 एंड 3 बोलेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना रहेगा? 4,40,000। और वो 4,40,000 में क्या ऐड करेंगे? 1,15,000 ऐड करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो करो कैलसी पे लो, 4,40,000 प्लस 1,15,000, 5,95,000 क्या? 55,000। ठीक है। बट ये लोग आगे बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन करना पड़ेगा प्लांट का, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है? 1,25,000 है। तो इसमें अमाउंट में 1,25,000 और ऐड करो, 6,80,000। तो कहना है से इसका मतलब अपन ने 1 एंड 3 का इन्वेस्टमेंट लिया 440 प्लस 1,25,000 ऐड कर दिया, और उसके साथ साथ 1,50,000। करेक्ट? कोई डाउट? समझे क्या? 1 2 एंड 3 इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट एंगल से मैं कुछ भी ले सकता हूं ना। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के एंगल से आई विल टेक 2 एंड 3 का इनफ्लो। 2 एंड 3 का इनफ्लो, ये जो टिक किया ये लूंगा, ये जो अंडरलाइन किया है 620 वो लूंगा। अंडरलाइन किया 620 वो लेंगे ना बॉस? समझे कि नहीं? क्योंकि उसमें फायदा है ना। मुझे एक बात बोलो, 1 2 3 वैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। तो फिर इन्वेस्टमेंट के वक्त जो फायदा होगा वो 1 एंड 3 का लिया जाएगा, और रिटर्न्स के वक्त जो फायदा हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के वक्त जो फायदा हो रहा है वो 2 एंड 3 का लिया जाएगा, क्योंकि अपन वैसे भी 1 2 और 3 तीनों ले रहे हैं ना। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जगह आप 2 एंड 3 ले रहे हो, एक जगह आप 1 एंड 3 ले रहे हो? सर ऑब्वियसली क्योंकि मैं 1 2 और 3 तीनों जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं ना। तो जो इन्वेस्टमेंट में मुझे एक मशीन कम खरीदनी पड़ेगी वो मेरा फायदा होगा, जो मार्केटिंग में मेरा सेविंग्स होने वाला है वो फायदा भी तो होगा। तो मुझे दोनों फायदा हो रहे। बट मुझे एक्सटेंशन के तौर पे इन्वेस्टमेंट कितना एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है? 1,25,000 का करना पड़ रहा है। आर यू जेपिंग? तो मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना लिया जाएगा? 2 एंड 3 का 6,20,000 एंड 1 का अलग से 2,90,000। तो मैं बोलूंगा 2.9 प्लस 6.2 कितना होता है? 9,10,000। एंड यहां पर हम बोलेंगे 4,40,000 प्लस 1,15,000 प्लस एक्सटेंशन के 1,25,000, टोटल 6,80,000। एनी डाउट? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है बोलो? 6,80,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है? 9,10,000। बोलिए समझे कि नहीं? यस। डन। अगर इकोनॉमी स्टिल होल्ड गुड नहीं होता तो आपको अज्यूम करना पड़ता, ऑफ कोर्स करना पड़ता आपको अज्यूम। नाउ दे आर सेइंग कंप्यूट एनपीवी of the project, state which project or projects should be chosen। तो आपको करना क्या होगा मालूम है? कॉम्बिनेशन बोलो पहले, 1 2 3, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 3, कहने से 5 कॉम्बिनेशन है। 1 2 3, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 and 3, मतलब 6 कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन है। एनी डाउट? 7 है। 1 2 3, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2 भी आएगा, और 1 2 and 3 आएगा। 7 कॉम्बिनेशन आएंगे। हमने ओरली जो डिस्कस किए वो भी सातों के सातों किए, समझे क्या?
तो इनके क्या करने पड़ेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट्स रखने पड़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो रखने पड़ेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालकर एनपीवी, और ये सातों में से जिसका एनपीवी हायर है हम बोलेंगे उसको सिलेक्ट कर लो। तो ये देखो इसका 90, 70, 130 आता है इंडिविजुअल का, 1 और 2 का 315 कैसे आया और 475 कैसे आया, सिंपल एडिशन करके आया, करेक्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस 160 आता है, ठीक है। 1 और 3 में वो जो फायदा हुआ था ना इन्वेस्टमेंट का वो यहाँ पे आया, ये एडिशन करके आया, करेक्ट। तो ये एनपीवी आता है, ये एडिशन करके आया 2 और 3 का, और ये फायदा करके आया, जिसको मैं टिक कर रहा हूं ना वो फायदा है, करेक्ट। और ये आपका एनपीवी आता है। और यहां का आपने अभी निकाला था 680 कैसे आया, अपना भी तो 680 आया था ना, कैसे आया बोलो, 4,40,000 जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट का फायदा था, प्लस इंडिविजुअली एक जो लेना था 1,15,000 वाला वो ले लिया, और एक्सटेंशन वाला ले लिया, करेक्ट। और ये देखो अपना 9-10 आया था ना, अपना आया था कि नहीं, 9-10 कैसे आया सर, ये देखो 9-10 का ब्रेकअप इधर है, 2.9, 6.2 बेनिफिट के साथ टोटल, करेक्ट। तो आपका एनपीवी इधर आता है 2,30,000। अब आप बोलिए सबसे हाईएस्ट एनपीवी कहाँ है, 2,50,000 है, 2,50,000 मतलब 1 और 3 आ जाएगा। आर यू जेपिंग? मुझे बताओ ऑनेस्टली क्या हार्ड था इसमें, जो क्वेश्चन में बोला वही लिख के सॉल्व करना है। सर ऐसा क्वेश्चन अपने क्लास में सॉल्व नहीं किया सर, इतने सारे एनपीवी निकालने के बाद में आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी क्यों है? और मुझे बताओ ये जो भी अपन ने वर्किंग बनाए, ये तो जो क्वेश्चन में बोला है वही देख के बनाए ना, फिर इंग्लिश में लिखा था अपन ने, समझा वैसे ही लिखा अपन ने इंग्लिश में, वो भी समझते हो शायद हिंदी में समझा रहेगा, बट लिखते हो तो वापस से हिंदी में लिख, नहीं ना। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट आपको डरने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 says Cello company is considering buying a new machine which has useful life of 5 years, ठीक है 5 साल लाइफ है, कॉस्ट कितना है 1,25,000, स्क्रैप वैल्यू कितना है 30,000, with 80% of the cost being payable at the start of the project, 20% at the end of first year। तो अभी जैसे 2 साल अलग अलग थे वैसे यहां पर भी 2 साल अलग अलग है। लो कैलसी बताओ कितना इन्वेस्टमेंट करोगे 0 ईयर में, 1,25,000 का 80%, 1 लाख, एंड बचा हुआ 25 फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो, करेक्ट, बराबर है कि नहीं। Now they are saying the machine would produce 50,000 units per annum of the new product with an estimated selling price of 3 rupees per unit। Estimated selling price कितना 3 rupees, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे 50,000, तो रेवेन्यू कितना हो गया 1,50,000, सही है क्या। They are saying that direct cost would be 1.75 per unit and annual fixed cost including depreciation को अंडरलाइन करो would be 40,000 per annum। क्या समझा? फिक्स कॉस्ट जो है वो 40,000 है, बट वो आउटफ्लो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। अधिकतर क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखा रहता है, इसमें इंक्लूडिंग लिखा है, समझे। करना क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन कैश है, बराबर। डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या आगे आगे दिया है। आगे बोला है इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर द स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन अबव कॉस्ट would be incurred amounting to 10,000 and 15,000 respectively। तो भैया ये हमारा कैश आउटफ्लो है। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल assuming the company's cost of capital is 10%। क्वेश्चन में टैक्स दिया क्या? नहीं दिया तो डेप्रिसिएशन गया तेल लेने, बराबर। कैन वी इग्नोर 40,000? नो, उसमें फिक्स कॉस्ट भी है, डेप्रिसिएशन भी है, समझा। तो पूरा 40 इग्नोर नहीं करना है, 40 में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बचा हुआ लेना है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितना
तो 1,25,000 को माइनस करना है 30,000। आप सबको एसएलएम का फॉर्मूला याद है ना? बोलो। कॉस्ट मतलब 1,25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू मतलब 30,000 डिवाइडेड बाय लाइफ मतलब 5 years। आंसर कम्स टू 19,000। अब आप बोलिए 40 में से 19 गया तो 21,000 का फिक्स कॉस्ट लेना है। सर अगर इस क्वेश्चन में टैक्सेशन दिया रहता तो कुछ नहीं, मैं पूरा 40 माइनस करता और 19 ऐड बैक करता टैक्सेशन के बाद। समझे कि नहीं? जैसे अपन बाकी क्वेश्चंस में करते माइनस डेप्रिसिएशन करते पहले और फिर टैक्स वैक्स के बाद ऐड बैक कर लेते, सेम चीज इधर भी होती थी। समझे? नाउ आपको याद होगा तो यहां पर आपके पास सेल्स दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हो बोलो? सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन विल गिव यू CFAT। डायरेक्ट CFAT। नो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नो टैक्स, कुछ नहीं, क्योंकि टैक्स ही नहीं है। टैक्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन लू क्यों? मैं सेल्स को लूंगा कैश इनफ्लो, डायरेक्ट कॉस्ट को लूंगा कैश आउटफ्लो, और मेरे फिक्स कॉस्ट को लूंगा मैं आउटफ्लो, बस डायरेक्ट CFAT आ जाएगा मेरा। अब मेरा क्या वर्किंग कैसे बनेगा? इनिशियल में आएगा 0 ईयर का आउटफ्लो एंड 1 ईयर का आउटफ्लो, 1,25,000, दो अलग अलग अमाउंट। करेक्ट? उसके बाद आपको एक वर्किंग रेडी करनी पड़ेगी ईयर। सॉल्व करना है क्या इसको? इतना सिंपल है ये, और इससे टफ सॉल्व किया अपन ने क्वेश्चन नंबर रणबीर लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन था, उसमें तो बहुत कैलकुलेशंस थे, इसमें कुछ भी नहीं है। ईयर सेल्स डायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड CFAT 1 2 3 4। कितने साल है? हर साल का सेम है कि अलग है? अलग क्यों है? अलग क्यों है? सेम लेंगे अपन। मैं बोलता हूँ कैसे लेना है। ठीक है, सेम लेंगे, और एक काम करते हैं, एक और कॉलम ऐड कर देंगे, स्पेशल आइटम। अब तो खत्म हो गया बात, स्पेशल आइटम आ गया। अब बोलिए 1 2 और 3 अलग है क्या? 1 और 2 अलग है क्या? और 3 से लेके कब तक है? 5 तक। ऐसे लिख सकते हैं। बोलो सेल्स कितना? 50,000 इंटू 3, 1,50,000। इधर भी 1,50,000 और इधर भी एवरी ईयर 1,50,000। क्या है? क्या है? क्या स्क्रैप? स्क्रैप इधर आता क्या? एंट्रीम में, टर्मिनल में आता भाई। ये एंट्रीम का वर्किंग है। कुछ भी स्क्रैप बोले, क्यों स्क्रैप आएगा इधर? डायरेक्ट कॉस्ट 1.75 इंटू 50 करो, 87,500 एवरी ईयर, 87,500 एवरी ईयर। एंड फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अगर करेंगे 21,000 ना? कैसे आया? 40 माइनस 19,000 करके आया, तो 21 21 21। करेक्ट? स्पेशल आइटम में 10,000 एंड 15,000 आएगा, और यहां पर कुछ नहीं आएगा। अब आपको CFAT निकालना होगा, तो ये ABCDEF इज इक्वल टू B माइनस C माइनस D माइनस E। खत्म। B क्या है? इनफ्लो। C क्या है? आउटफ्लो। D क्या है? आउटफ्लो। E क्या है? आउटफ्लो। बिग डील। ऐसे सॉल्व करना है आपको। ऐसे नहीं करके हुए एक और तरीका भी है सॉल्व करने का। 1-5 ले लो और 1 एंड 2 अलग से 10,000 एंड 15,000 दिखा दो। समझा क्या? कैलसी लो, मैं बोलता हूं 1,50,000 माइनस 87,500 माइनस 21,000। तो कैन वी से 1-5 आउटफ्लो ऑफ 41,500 का आउटफ्लो
एंड 1 ईयर एंड 2 ईयर 10,000 का आउटफ्लो एंड 15,000 का आउटफ्लो. कैन दिस ऑल्सो बी वन ऑफ द पॉसिबल वर्किंग? समझा कि नहीं? मैंने 1-5 को डिस्टर्ब नहीं किया. 1-5 एवरी ईयर मैंने उतना ही लिया और बाद में जो स्पेशल आइटम है वो अलग से लिए मेरे एनपीवी में. समझे कि नहीं? ये सब कहां पे आएगा? एनपीवी स्टेटमेंट में आएगा. इनफ्लो है, हाँ सॉरी, 1-5 इनफ्लो है, ये वाला इनफ्लो है. 41,000 ना, 41,500. ये 1-5 इनफ्लो है और फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का आउटफ्लो है. बराबर समझे? तो एनपीवी स्टेटमेंट में ऐसा भी आ सकता है या हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसा भी आ सकता है. अब बोलो फर्स्ट ईयर में इनफ्लो कितना आएगा? बोलो. 41,000, 31,500. ठीक है. सेकेंड ईयर में 26,500 में. और एवरी ईयर 41,500. ये इनफ्लोज है सब. समझे कि नहीं? अब आपका टर्मिनल कैश फ्लो कितने का स्क्रैप वैल्यू बता दो? 30. इनफ्लो की आउटफ्लो? टर्मिनल कैश फ्लो इनफ्लो होता है. बराबर. अब एनपीवी स्टेटमेंट में 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3-5 एंड 5. करेक्ट. बोलो 0 ईयर का आउटफ्लो. एक काम करेंगे, 1-1 दो बार आएगा. क्यों? आउटफ्लो दो बार है ना. 0 ईयर का आउटफ्लो 1 लाख. 1 ईयर का आउटफ्लो 25,000. 1 ईयर का इनफ्लो 31,500. सेकेंड ईयर का इनफ्लो 26,500. एवरी ईयर का इनफ्लो 41,500. टर्मिनल कैश फ्लो 30,000. जेपा क्या? ये आया आपका ईयर, ये आया आपका कैश फ्लो. अब डिस्काउंटिंग फैक्टर एट व्हाट रेट? 10% DCF. समझा? इसको सॉल्व करेंगे तो एनपीवी आ जाएगा. कितना आएगा? 31,712. सबका आंसर मैच हुआ क्या? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. शुड बी बाय द न्यू मशीन? यस. संपला विषय. इतना ही चीज था. और इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका जैसे मैं आपको बता रहा था वैसे रहेगा. वो भी बता दूं क्या? वो भी एक तरीका है सॉल्व करने का. उसमें जीरो 1 1-5 1 एंड 2 ऐसा आएगा. 0 ईयर का आउटफ्लो 1 लाख. सेकेंड फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो 25,000. सेल्स प्रमोशन का 10,000 का आउटफ्लो और सेकेंड ईयर में 15,000 ना आउटफ्लो. एंड एवरी ईयर का इनफ्लो 41,500 जो अपन ने ऊपर निकाला था वो. बराबर कि नहीं? 41,500 कैसे आया सर? एवरी ईयर सेल्स ये रहेगा, डायरेक्ट कॉस्ट ये रहेगा, फिक्स कॉस्ट ये रहेगा. सेल्स में से माइनस करेंगे आप 87,500, माइनस करेंगे आप 21,000, तो एवरी ईयर का इनफ्लो आ जाएगा 41,500. तो कैन वी से कि ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का. इसमें अपन क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? ये दो आइटम की वजह से इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो और इजीली आंसर आता है आपको. एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो वो एकदम मल्टीपल वेज है सॉल्व करने के. हाँ, फिफ्थ ईयर का सैलवेज वैल्यू भी ले लेंगे. कितने का है वो? 30,000 का. इससे जो एनपीवी आएगा ऑफकोर्स वो एनपीवी ऊपर के एनपीवी से मैच करेगा. 31,712 ही आएगा. समझे क्या? बोलिए, डाउट है कुछ? वो नीचे कुछ भी नहीं है. ठीक है, चलिए. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कुछ भी नहीं है उसमें. निधि क्या पूछ रहे भाई? डिविडेंड वाला चैप्टर कब कंटिन्यू होगा? कल होगा.
कल डिविडेंड वाला चैप्टर कंटिन्यू होगा। और अगर आज हम लोग ये ऑब्वियसली कंप्लीट करने के टारगेट में ही है वैसे भी, तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो कल हम डिविडेंड भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप टेस्ट दोगे और परसों नाचोगे। क्या वी स्मार्ट का पार्टी इसलिए बोला मैं नाचोगे, ऑनलाइन वाले नहीं, वो घर बैठे नाचेंगे। चलो डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन सॉल्व किया क्या अपन ने। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ मशीनरी। लक्ष दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा। is planning to invest in a machinery for which it has a choice of between two of the identical machine of same in terms of capacity। क्या लिखा है, identical machine in terms of capacity। जब ऐसा लिखा रहता है मतलब revenue from both the machine is same, तो इसका मतलब नेगेटिव एनपीवी आएगा। जिसका लेसर नेगेटिव है उसको सिलेक्ट करोगे। X and Y, despite of the being designed differently, both the machines do the same job. Further, the detail regarding both the machines are given below. Purchase cost, life running cost, opportunity cost of capital is 9%. That becomes your discounting factor. You are required to identify which of the machine should be purchased. Discounting factor 9% का first year, second year, third year का दे रखा है। I am going to skip. सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। बोलो टैक्स रेट दिया है क्या, नहीं दिया रहेगा। तो नहीं दिया है तो आपका रनिंग एक्सपेंस कितना है, 4 लाख 5 लाख। कैन आई कंसिडर दिस एज कैश आउटफ्लो, बराबर कि नहीं। और आपका ये आउटफ्लो है, ये भी आपका आउटफ्लो ही है, तो एनपीवी नेगेटिव ही आएगा। वो जो नीचे बॉक्स में डाला है वो आपका एवरी ईयर का आउटफ्लो है। कितने साल का आउटफ्लो है, 1 से 3 तक और 1 से 2 तक। इसका मतलब एनपीवी आने के बाद आपको ईएवी निकालना पड़ेगा। ईएवी क्यों निकालना है, लाइफ इज नॉट सेम, लाइफ इज डिफरेंट। निकाला क्या आपने, आंसर जमा क्या आपको, ये आपका ईएवी है। अब आप एनपीवी बोल रहे हैं, एनपीवी निगेटिव आएगा। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 सेम ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है, सेम टू सेम। अपने क्लास के नोट्स के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सेम लाइन बेसिस पे। इनफैक्ट वहां पर 1-2 जगह तो टैक्स रेट भी दिया था। रनिंग कॉस्ट रहता है, टैक्स रेट दिया रहता है, तो क्या करते आप, रनिंग कॉस्ट में ऐड करते डेप्रिसिएशन, फिर आता टोटल एक्सपेंस, फिर उस पर लेते टैक्स शील्ड, फिर आता है एक्सपेंस आफ्टर टैक्स शील्ड, और ऊपर डेप्रिसिएशन ऐड किया था, नीचे रिवर्स करना है, लेस कर कर सीएफएटी आएगा। वो सीएफएटी आपका इनफ्लो नहीं होता है, आउटफ्लो होता है। और आपका इनिशियल भी आउटफ्लो है, तो आपका एनपीवी भी आउटफ्लो ही आएगा, नेगेटिव आएगा। और उसको डिवाइडेड बाय पीवीएएफ करोगे आप तो आपको ईएवी मिलता है, वो भी आपका आउटफ्लो ही रहेगा। जो लेसर आउटफ्लो वाला नंबर है आप उसको सिलेक्ट करोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, this company is planning to invest in a machinery that would cost 1 lakh at the beginning of year 1। अब at the beginning of year 1 है मतलब 1 लेना पड़ेगा क्या आपको, ऑफकोर्स 0 लेना पड़ेगा। ईयर 1 का बिगिनिंग ईयर 0 होता है रे, जो हम 1 लेते वो ईयर का एंड होता है। इतने क्वेश्चन बाद अगर ऐसा कंफ्यूजन रहेगा तो बाउल भर के पानी और मुंह पे मारने का। ठीक है। नेट कैश फ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस आर एस्टिमेटेड एट 36,000 per annum for 3 years। The company has 2 options for smooth functioning of the machine. Number 1 is service and number 2 is replacement of its parts. If the company opts for service of the service a part of the machine at the end of year 1, 20,000. If the company opts to serve a part of the machine at the end of year 1 at rupees 20,000, in such a case scrap value at the end of the 3 years will be 25,000। मतलब अगर आपने मशीनरी का सर्विसिंग किया तो एक ईयर के एंड में आपको 20,000 का आउटफ्लो देना पड़ेगा, बट थर्ड ईयर के एंड में आपको स्क्रैप वैल्यू 25,000 का मिल जाएगा। सही है क्या। अब उसके बाद बोला है हाउएवर इफ द कंपनी डिसाइड्स टू
not to serve the machine, no, not to serve the part, but replace at the end of ईयर 2, तो फिर 30,800 लगेंगे, बट कब लगेंगे? ईयर 2 के एंड में। सर्विस करेंगे तो ईयर 1 के एंड में लग रहा है, बट अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो ईयर 2 के एंड में लगेगा, आपको लगेगा 30,800। एंड इन दैट केस द मशीनरी विल वर्क फॉर 4th ईयर ऑल्सो एंड गेट ऑपरेशनल कैश इनफ्लो ऑफ 36,000 एट द एंड ऑफ 4th ईयर। मतलब भैया बहुत सिंपल है, तुम अगर सर्विस करोगे तो फर्स्ट ईयर के एंड में आउटफ्लो है, 3rd ईयर में इनफ्लो है, खत्म, 3rd ईयर में लाइफ खत्म। बट अगर आप रिप्लेसमेंट करोगे तो फर्स्ट ईयर की जगह 2nd ईयर में रिप्लेसमेंट करना होगा, और 3rd ईयर की जगह 4th ईयर तक मशीन चलेगा, और स्क्रैप वैल्यू 4th ईयर के एंड में आएगा। पहले तो क्वेश्चन समझ रहे हैं। नाउ दे आर सेइंग इट विल बी स्क्रैप्ड एट व्हाट रुपीस, व्हाट वैल्यू? 18,000, करेक्ट? Assuming the cost of capital 10%, ignoring taxes, determine the purchase of this machine based on the NPV of its cash flow. क्या लिखा है? On the basis of NPV, मतलब EAV निकालना नहीं है, NPV बेसिस पर फैसला लेना है। क्लियर? भले एक लाइफ 3 साल तक चल रही है, दूसरी लाइफ 4 साल तक चल रही है, बट वैसे भी आप ये मशीन परचेस की बात कर ही नहीं रहे हो, आप या तो सर्विस या तो पार्ट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हो, तो ये भी वैसे भी नहीं आता था, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं एनपीवी के बेसिस पर बताओ। क्या बताओ? 10% रेट से एनपीवी के बेसिस पर आपका आंसर बताओ, ठीक है? इफ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 फॉर परचेज, व्हाट वुड बी योर आंसर, व्हाट वुड योर डिसीजन? ठीक है, अब इस केस में आप सबसे पहले बताइए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। सबसे पहले कैश फ्लोस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सबसे पहले सर्विस की बात करूं, ठीक है, तो मेरा ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% है क्या? डीसीएफ। बोलिए, अगर सर्विस करना है आपको, मशीन कब परचेज हो रहा है? 0 ईयर में। कितने में? 1 लाख में। ये फैक्टर तो 1 ही है, ये 1 लाख आएगा, करेक्ट? फिर फर्स्ट ईयर में इनफ्लो कितने का? एक काम करते, फर्स्ट सेकेंड एवरी ईयर इनफ्लो है क्या? कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए 36,000 का इनफ्लो ले लो, और फर्स्ट ईयर के एंड में आपको आउटफ्लो देना पड़ेगा कितने का? 20,000। किस चीज के लिए? सर्विस के लिए। और 3rd ईयर में आपको इनफ्लो मिलेगा टर्मिनल कैश फ्लो वाला 25,000 का। एनी डाउट? बोलो इसका एनपीवी कितना था? 9874 नेगेटिव। सबका आंसर आता है क्या? चेक करो। 2.487 ना, 69 मतलब 7 आएगा, फिर 0.909 एंड 0.826, ठीक बात? और अगर रिप्लेस करेंगे अपन पार्ट को, अच्छा 3rd ईयर है वो, 3rd ईयर तो 0.751। रिप्लेस पार्ट अगर रहेगा तो आप सेम फॉर्मेट बनाओगे, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% डीसीएफ, 0 में आउटफ्लो 1 लाख का, ये 1 लाख का, 1 to 4 एवरी ईयर 36,000 का इनफ्लो। सेकेंड ईयर के एंड में आपको पार्ट रिप्लेस करना है, आउटफ्लो कितने का? 30,800 का, और 4th ईयर के एंड में आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 18,000 का इनफ्लो। यह आएगा 0.826, यह आएगा 0.683, और ये 1 से 4 तक 3.169 आएगा। इसका एनपीवी आएगा 954। नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव आएगा। तो व्हाट वी शुड डू? रिप्लेस करना चाहिए, रिप्लेस कर लेंगे।
अगर 10,000 का डिस्काउंट है वो अलग चीज बोली, वापस से डिफरेंटली दिया हुआ है वो। तो अगर 10,000 का डिफरेंस है, मतलब डिस्काउंट है सप्लायर से, तो इन दैट केस कैन वी से ये 1,90,000 बन जाएगा। 1 लाख की जगह 90,000 बन जाएगा। तो कैन वी से ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव 200 या 125 पॉजिटिव आ जाएगा, 126 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये 10,000 पॉजिटिव एंड 9,874 निगेटिव, तो 126 पॉजिटिव आ जाएगा, समझे। और नीचे 10,954 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये आउटफ्लो 1 लाख नहीं रहेगा, 90,000 रहेगा। इफ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 फॉर परचेज, अरे हाँ 10,000 फॉर परचेज बोला है, परचेज ऑफ पार्ट हो रहा है ना, सर्विस नहीं हो रहा है। मशीन के परचेज में डिस्काउंट है बेटा, वो सर्विस के पार्ट पे भी नहीं है ना, वो रिप्लेसमेंट पर है, मशीन पे डिस्काउंट है वो। ये देखो परचेज है ना, परचेज ऑफ मशीन कर रहे हैं अपन, तो दोनों केस में आएगा। तो अपन ने जो बोला वो सही है। 126 ऊपर के केस में पॉजिटिव आ जाएगा, और नीचे के केस में 10,954 पॉजिटिव आ जाएगा। एवरीबॉडी, कोई डाउट? परफेक्टली अंडरस्टूड? हाँ ऑब्वियसली आपको वैसे ही करना है, 0 ईयर में ही लेना है। मगर मेरा अगर पूरा आंसर रेडी है तो मैं वापस से ये क्यों सॉल्व करूं 10,000 के लिए? मैं सीधा बोलूंगा इफ सप्लायर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 10,000, दिस अमाउंट प्लस 10,000, और इधर भी दिस अमाउंट प्लस 10,000, सिंपल ना। क्योंकि वो 10,000 डायरेक्टली ऐड क्यों हो सकता, बिकॉज वो 0 ईयर का नंबर है, समझे कि नहीं? यस, तो फिर कैलकुलेशन बढ़ाने में तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस को मत देखो तुम लोग, तुम उनके सॉल्यूशंस को देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। मत देखा करो, बकवास सॉल्यूशंस है उनके। एटलीस्ट ये सॉल्यूशन सॉल्व करके आपको उनके सॉल्यूशंस देखकर इनकी वैल्यू आपकी नजर में बढ़नी चाहिए कि हम कितना सिंपल। हाँ वही, इनकी मतलब मेरी आ गई ऑटोमेटिकली कि ये हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, सॉर्टेड वे में सॉल्व करते हैं, कंफ्यूजन कम से कम, आंसर में गलती होने की पॉसिबिलिटी कम से कम। चलो डन। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ऑब्वियसली आप कंक्लूजन लिख रहे होंगे ना, एनपीवी जहां पॉजिटिव ज्यादा रहेगा वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो। तो मैं आपको आंसर सॉल्व करके बता रहा हूँ, कंक्लूजन तो ऑब्वियस है बात है, वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इसको एलडीआर मार्क करो। मैकेनिक आ गया एसी का, भेजू मैकेनिक को, भेजू। कौन है भाई इधर से जो ऑपरेट कर रहा था, उधर भी चले जाओ। हाँ, इधर ध्यान दो। Navjivani Hospital is considering purchase of a machine for medical projectionary radiography, which is priced at rupees 2 lakhs. The project life is for 8 years. Machine का life जो projected है वो 8 years का है. It is expected salvage value is rupees 18,000 at the end of 8th year. Annual operating cost लिखा है is 22,500 and बोला it is expected to generate revenue of 1,20,000 per year for 8 years. Presently, hospital is outsourcing the radiography work to its neighboring test center and is earning commission income of 36,000 per annum net of taxes को डबल अंडरलाइन करो। अभी हाइट है देखो, ये हॉस्पिटल नेबरिंग टेस्टिंग सेंटर को रेडियोग्राफी के वर्क आउटसोर्स करता है, मतलब पेशेंट को लिख के देता है बाजू में टेस्टिंग कर लो। हाँ, और यहाँ पे बकायदा प्रिंटेड है क्वेश्चन में कि उनसे कमीशन इनको मिलता है, जबकि मेडिकल लॉ में वो अलाउड नहीं है। मतलब मालूम है अपन इंडिया में तो ये तो होता ही होगा, तो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने भी इंडिया के हिसाब से बना दिया क्वेश्चन। और ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, एक नहीं 2 बार आ चुका है। अभी ये एक क्वेश्चन है और आगे इसी का एक नया वर्जन आपको मिलेगा, 12th है शायद वो, तो वो भी इसी के जैसा है,
सिर्फ उसमें 2 सिचुएशन अलग दिए, ठीक है, बट उसमें भी कमीशन का बकायदा क्वेश्चन में जिक्र है कि हॉस्पिटल को टेस्टिंग सेंटर से कमीशन मिलता है. एनालाइज whether it would be profitable for this hospital to purchase the machine. Give your recommendation under NPV and under PI. Year 0 1 2 3 4 5 6 का 10% से फैक्टर दे रखा है एंड ऊपर बोला है कंसिडर टैक्स 30%, टैक्सेशन कंसिडर करना है. ठीक है, बोलिए सबसे पहले आपको इंट्रीम कैश फ्लोज रेडीमेड दिए या निकालना है? निकालना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले हम लेंगे रेवेन्यू कितने का 1,20,000 माइनस करेंगे एक्सपेंस 22,500 का, फिर हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन लेना है क्या सर? टैक्स दिया है, डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा. एसएलएम के डब्ल्यूडीवी, एसएलएम रेट नहीं दिया है तो एसएलएम ही लेना पड़ेगा आपको. तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेट 2 लाख माइनस 18,000 का स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 इयर्स का लाइफ, 22,750 का डेप्रिसिएशन. तो आप रेवेन्यू में से पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करो, फिर माइनस करो डेप्रिसिएशन, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर चार्ज करो टैक्स, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सुनो सुनो ध्यान से, ये किया दोस्तों. अब इसके बाद आपको कमीशन लेना है. क्यों? लॉस ऑफ कमीशन लेना है. लॉस ऑफ कमीशन क्यों सर? लॉस ऑफ कमीशन अपॉर्चुनिटी. अरे अभी क्या हो रहा है, हम आउटसोर्स कर रहे हैं, हमको इनकम मिल रहा है कमीशन का, मगर अगर मशीन हम खुद ही सेटअप कर देंगे तो ये कमीशन कौन देगा? कोई नहीं देगा. मगर अभी तो मिल रहा है ना, तो इसका मतलब मशीन खरीदने से कमीशन का लॉस हो रहा है. लॉजिकली आप क्वेश्चन 2 दिमाग में आने चाहिए कि कमीशन को हम पहले ले टैक्स के या टैक्स के बाद ले. डिपेंड्स. क्वेश्चन में अगर बोला है आफ्टर टैक्स तो टैक्स के बाद लेना है. क्वेश्चन में बोला है बिफोर टैक्स तो रेवेन्यू के साथ ही उसको कंसिडर कर देना है, एडजस्ट कर देना है. मुझे बोलो लॉस ऑफ कमीशन इज अ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो? आउटफ्लो. सर आउटफ्लो कैसे हुआ सर? मुझे एक बात बोलो, सेविंग क्या था? इनफ्लो. तो लॉस ऑफ अर्निंग क्या होना चाहिए? आउटफ्लो. सिंपल ना. अगर आप बोलते हो कि ये कॉस्ट जाने से बच गया मतलब आ गया, तो जो रेवेन्यू आने से बच गया वो चला गया. समझे कि नहीं? सिंपल लॉजिक. तो अब नेट ऑफ टैक्स बोला है इसलिए मैं टैक्सेशन के बाद लूंगा उसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद. इनफ्लो की आउटफ्लो? आउटफ्लो लूंगा मैं. समझे? और अब डेप्रिसिएशन को रिवर्सल कर देंगे. डेप्रिसिएशन को ऊपर क्या किया था आपने? लेस किया था, ऐड कर लो. आपका CFAT आता है 57 कितना 39,090 आता है क्या? 075 39,075 आता है क्या? सबका आंसर ठीक है. 8th ईयर में ऐसा नहीं होगा. 8th ईयर में आपका सैलवेज वैल्यू आएगा 18,000. ये अपन एडजस्ट नहीं करते ऐसा कुछ भी. आपको पता है अपन इसको लेंगे 1-8 ईयर्स और इसको लेंगे 8th ईयर. और आपका 0 ईयर का आउटफ्लो हम कितना लेंगे? 2 लाख. ईयर 0 में आउटफ्लो हमारा एनपीवी स्टेटमेंट में 0 ईयर में आउटफ्लो दिखेगा 2 लाख का. 1 से लेके 8th ईयर में CFAT दिखेगा 39,075 का. इनफ्लो की आउटफ्लो? इनफ्लो रेवेन्यू से शुरू किया आपने एंड 8th ईयर में दिखेगा इनफ्लो ऑफ 18,000 और इसके साथ आपका एनपीवी आ जाएगा. तो अपन ऐसा 1-7 नहीं करते भाई, 1-8 करते और 8 का सैलवेज वैल्यू अलग से दिखाते. समझे? और 0 ईयर का आउटफ्लो अपन दिखाते हैं. तो अपना फॉर्मेट आता है इसमें 0 1-8 8 ऐसा आता है और आपका एनपीवी यही आता है 16,832.